हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष एकेडमिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर अनुप्राज सिंह राणा, पीएचडी फ्रॉम आईटी रुड़की, स्वागत करता हूं आपका। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टॉपिक इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। इसमें हम कोशिश करेंगे सारी प्रॉपर्टीज कवर हो जाएं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। ठीक है, सबसे पहले एक सिंपल सी एल्कीन उठाते हैं हम। मैं आपके सामने एक एल्कीन ले रहा हूँ। ठीक है, अब इस एल्कीन को आप ध्यान से देखिए। ये एल्कीन का नेचर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे कि ये कैसी है? ये इलेक्ट्रॉन रिच होगी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी? हर कोई ये जानता है कि जो एल्कीन होती है, एल्कीन बेसिकली कैसी होगी? एल्कीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी मानी गई है। एल्कीन ये आप मोटा मोटा कह सकते हो, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज होंगी वो सारी जो है इलेक्ट्रॉन रिच कहलाएंगी। जैसे उसमें बेंजीन हो सकती है, एल्काइन हो सकती है, एल्कीन हो सकती है। तो ये सारी जितनी भी स्पीसीज हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहाँ पक्की बात है वो इलेक्ट्रॉन रिच मानी जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन रिच है और मैं आपसे एक सिंपल सी रिएक्शन पूछता हूँ, जरा आप कोशिश कीजिए बताने की कि अगर मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, अगर मैं सिंपल एल्कीन में वाटर डालता हूँ और आपसे पूछता हूँ आप जरा बताएंगे इसमें क्या होगा? तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिना सोचे ये बोल देते हैं। वो ये सोचते हैं कि एच और ओ एच है, एक तरफ एच जोड़ दीजिए, एक तरफ ओ एच जोड़ दीजिए। शायद वो ये सोचेंगे कि कुछ ऐसा बनने वाला है, क्योंकि हमें आदत यही है। ऑर्गेनिक के अंदर हमें यही आदत है कि भाई पाई बॉन्ड को तोड़ो, जो भी आपको रीजेंट दे रखा है उसे यहाँ जोड़ दीजिए। देखिए, आप अगर ध्यान से देखें तो जो पानी है ये खुद एक क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। पानी एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और एल्कीन क्या है? वो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी आपस में एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकती। तो ये रिएक्शन होने का कोई भी चांस नहीं है। आप ये अच्छी तरह समझ लें। मतलब आप ऐसे ही आंख बंद करके रिएक्शंस नहीं करा सकते हो। आपको पहले जो भी आपके पास रिएक्टेंट है या जो भी आपके पास रिएजेंट है उनका नेचर समझना होगा। अगर एक बार ये समझ गए आप तो आपको सही क्वेश्चंस करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसी तरीके से कोई कहे कि हमने यहाँ बेंजीन ली, अब बेंजीन के हम डालते हैं NaCl, और कोई कहे बताइए क्या बनेगा? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बेंजीन में NaCl लो, बेंजीन में NaCl लिखते ही शायद कहीं पर ऐसा होगा कि क्लोरीन लग जाएगी। या तो कोई ये बनाएगा, या फिर हो सकता है कुछ ये सोच ले कुछ लोग, कोई ये भी सोच सकता है कि शायद कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो NaCl है ये खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और जो रिंग है ये खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ये आपस में रिएक्ट नहीं करती है, इस तरह की रिएक्शंस नहीं होती हैं। क्योंकि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच पे अगर कोई अटैक करने आएगा भी तो इलेक्ट्रॉन रिच तो नहीं आएगा। फिर आएगा कौन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे अटैक करेंगी। ठीक है, तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप किन दोनों चीज़ों को मिलाने जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक रिएक्शन लूँ, और इसमें अगर मैं डालता हूँ LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है क्या? ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट्स आर हाइड्राइड डोनर स्पीसीज। ये H नेगेटिव देते हैं, और अगर ये H नेगेटिव देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हुए, और ये इलेक्ट्रॉन रिच हुए तो एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच है, ये रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह की रिएक्शन नहीं होगी। आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें इन बातों का कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं एक बात बोलूँ तो हम ये कह सकते हैं, आपके पास अगर एल्कीन है, एल्कीन पे अगर आप सोचते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे तो ये नहीं होने वाला है। अगर आप सोचते हैं कोई ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज जैसे कि गिरनार्ड हुआ, R2CuLi हुआ, R2Zn हुआ, इस तरह की स्पीसीज का अटैक कराने की सोच रहे हैं तो भी ऐसा नहीं होगा। आप ये समझ लें, क्योंकि ये भी जो ऑर्गेनोमेटेलिक स्पीसीज होती हैं दे आर सोर्स ऑफ R-। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, एल्कीन भी आपकी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये रिएक्ट नहीं करेगी। अगर आप कोई भी बेस लेते हैं और आप सोच रहे हैं कि रिएक्शन हो जाएगी, बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो बेस भी एल्कीन की तरफ देखती नहीं है।
ये भी रिएक्शन पे इनके साथ रिएक्शन नहीं देंगी। इसके अलावा सोचते हैं कि एल्कीन के ऊपर एल्कीन अटैक कर दे, दोनों ही रिच हैं, दोनों एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। तो आप इसमें बड़ा ध्यान रखें कि इस तरह की रिएक्शन नहीं होती। अच्छा, तो अब इनके ऊपर फिर अटैक करता कौन है, इनके ऊपर बेसिकली अटैक कौन करेगा? तो चलते हैं इन पे एल्कीन्स पे। एल्कीन्स जो है वो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स हैं। तो न्यूक्लियोफाइल पे जो अटैक करने जाएंगे वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी, वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। कौन होंगे? वो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करूं, कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं जो इस पर अटैक करेंगे, तो मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं। तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं क्या होते हैं, कौन कौन है जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं, या आपको इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो उसमें जो पहली कैटेगरी है वो क्या है? पहली कैटेगरी जितने भी एसिड्स हैं, अगर मैं बात करूं सारे एसिड्स का, जितने भी एसिड्स हैं, ऑल एसिड्स, तो सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं वो H+ डोनर होते हैं। ठीक है, अगर मैं आर्सेनियस एसिड्स की बात करूं, आर्सेनियस एसिड जो हुए उनके अंदर आपके HX आ जाएंगे, H3PO4, HNO3, H2SO4, HClO4, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, सॉरी ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स है। अगर कोई कहे, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए जो HCl है वो किसका सोर्स है, तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो कुछ लोग कह देंगे सर ये H+ और Cl दोनों देंगे, कुछ कह देंगे सर ये Cl देगा, कुछ कह देंगे खाली ये H देगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी एसिड्स होते हैं दे ऑल आर H+ डोनर स्पीसीज। तो ये सब एसिड्स हैं, और जो एसिड होंगे, एसिड क्या करते हैं, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एसिड जो होते हैं वो H+ डोनर स्पीसीज कहलाती हैं। जो एसिड्स होते हैं वो H+ डोनर स्पीसीज होती हैं। ठीक है, H+ डोनर है तो ये क्या हुए, पक्की बात है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए तो पक्की बात है ये एल्कीन पे अटैक मारेंगे, और एक बार इनके एल्कीन पे अटैक कर गए ये, उसके बाद रिएक्शन चालू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, वो एक अलग बात है, पर पहले हम ये जान लें कि एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा कौन। ठीक है, तो मोस्टली इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स ही अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स में जो पहली कैटेगरी है वो है आपके एसिड्स की। चलिए आते हैं दूसरी कैटेगरी में। दूसरी में वो आते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, मतलब वो ल्यूस एसिड्स हो सकते हैं, जैसे BF3 है, PCl3, AlCl3, PBr3, ZnCl2 एटसेट्रा। ये सब क्या है? सब ल्यूस एसिड्स हैं। ये भी एल्कीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि एल्कीन रिच है और ये डेफिशिएंट है क्योंकि इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और उनके पास जिंक के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, हाई एनर्जी। ये सारे के सारे जो है वो ल्यूस एसिड्स हैं, ये भी एल्कीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या उनकी तरफ एक बार ये अट्रैक्ट होंगे तो वहां पर रिएक्शन चालू हो जाएगी। तीसरी बात करते हैं। अच्छा, इसमें ये भी आ जाएगा, आप और भी ले सकते हो, जैसे PS3 वगैरह भी है, क्योंकि ये भी इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। ये सब तड़प रहे हैं किसके लिए? अपने इलेक्ट्रॉन्स को आर्ट करने के लिए। थर्ड कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास है Br2, Cl2, I2, Br2, Cl2, I2, इनको देख के आपको लग सकता है यार ये तो सर न्यूट्रल लग रहे हैं, ये किस हिसाब से एल्कीन के ऊपर अटैक करना चाहेंगे? एल्कीन अगर आप कह रहे हो कि रिच है, ये तो डेफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये देखने में भलाई आपको लग रहे हो कि ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल नहीं है एक्चुअल में। इनके जो ल्यूमो हैं वो लो लाइंग है, इनके जो ल्यूमो हैं वो ल्यूमो और लो लाइंग। अब ये ल्यूमो होमो क्या बीमारी है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। होमो ल्यूमो क्या चीज़ होती है एक्चुअल में? जब ये Br अगर मैं कंपैरिजन करूं FF का और Br का, तो हम ये जानते हैं कि 2p की जो ओवरलैपिंग है वो अच्छी रहती है। जब 2p मिले होंगे तो एक बॉन्डिंग बना होगा, जिसको हम सिग्मा बॉन्डिंग बोलेंगे। जब बॉन्डिंग बनेगा तो पक्की बात है एक एंटी बॉन्डिंग बन गया होगा। सिमिलरली अगर हम जाएं FF की
ओवरलैपिंग बेटर है तो उसका बॉन्डिंग भी अच्छा है, तो बॉन्डिंग अच्छा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर हम देखें तो उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही ऊपर जाएगा। लेकिन हम ब्रोमीन की बात करें तो 4p ओवरलैपिंग अच्छी नहीं है, तो उसका बॉन्डिंग थोड़ा हाई एनर्जी का रहा होगा। अगर बॉन्डिंग हाई एनर्जी का रहा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर पे रखना है तो उसको उतरना पड़ा होगा नीचे, ये यहाँ आ गया होगा, इसका ल्यूमो नीचे आ गया होगा। बॉन्ड आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को नीचे भर दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी आप यहाँ भर सकते हैं। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो क्या दिखाई दे रहा है आपको कि जो Br2 है उसका जो ल्यूमो है वो लो लाइंग है, और जब लो लाइंग ल्यूमो होगा तो इलेक्ट्रॉन ये आराम से एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब अगर कोई एल्कीन है हमारे पास तो आराम से इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ सकते हैं क्योंकि ये नीचे है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ज़्यादा हम रिएक्शन देखते हैं I2 और Br2 की रिएक्शन हम ज़्यादा पढ़ते हैं। क्यों? तो इसके जो ल्यूमो है वो लो लाइंग है, नीचे है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को आराम से एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा Br2Cl2I2 को आप ये मान के चलें ये Br प्लस का, Cl प्लस का या I प्लस का सोर्स है, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे, फोर्थ में कौन है? इसमें कार्बीन्स और नाइट्रीन्स माना गया है। कार्बिन और नाइट्रीन इनके ऑक्टेट पूरे नहीं है, इसलिए वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स में माने जाते हैं। जैसे ये कार्बिन ले ली मैंने, ये है कार्बिन। अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बिन में आपको दिखाई देंगे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। आप इसको और एक तरीके से ले सकते हो, कैसे? आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो, ये लीजिए, ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हैं आप। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। इसी तरीके से नाइट्रीन, ये लीजिए, नाइट्रीन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये भी बेचैन है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन बुक्स में ज़्यादातर इस तरह से लिखा रहता है न्यूट्रल फॉर्म में, है ना, यहाँ पर भी कार्बन को इस तरह से लिखा होता है। लेकिन हाँ, अब मैं तो आपसे ये कहूँगा, आप अगर रिएक्शन करा रहे हो तो आप इस तरह से करा यूज कर लीजिए प्लस माइनस और प्लस माइनस के रूप में, तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं सही हो जाए। इसमें आपको धोखा हो सकता है, आप सोच सकते हो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं हमें, लोन पेयर नहीं है ये, ठीक है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, हो सकता है आपको लगे इलेक्ट्रॉन रिच है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। कार्बिन भी एक इलेक्ट्रोफाइल ही है, हम बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे कार्बिन की, और भी कोई है? बिल्कुल है, आगे आते हैं। 5वां, कुछ ट्रांजिशनल मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे OSO4। अगर आप देखिए OSO4 को ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में ऑस्मियम जो है यहाँ +8 ऑक्सीजन स्टेट में है। ऑस्मियम कितने में है? तो कुछ भी नहीं छोड़ा आपने इसके पास, सारे इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करता है। इसके अलावा MnO4, अगर यहाँ Mn को देखें आप तो Mn कितने में है? यहाँ +7 में है। Mn यहाँ पर, यहाँ भी Mn के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे सारे खींच लिए आपने, तो इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये एल्किन की तरफ भागेंगे, ये कह सकते हो एल्किन के ऊपर अटैक बोल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहाँ इनको दिखाई देंगे और ये खुद डेफिशिएंट है, वो रिच है, रिएक्शन चालू हो जाएगी। अच्छा, और कुछ इसी तरीके से, जैसे अगर हम ले ओजोन, ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आप बना सकते हो चाहो तो। तो आपको देख के ये फील हो सकता है सर यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स की भरमार है, फिर आप इसको डेफिशिएंट किस हिसाब से मान रहे हैं? आप ये कैसे बोल रहे हैं कि एल्किन की तरफ जाएगा अटैक करने के लिए? तो आप समझ लीजिए इस बात को, यहाँ पर हो क्या रहा है। भला ही आपको देखने में लग रहा हो कि ये तो यार इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सीवियर लोन पेयर रिपल्शन है। देखो, अगर लोन पेयर देखिए, हालत देखिए, यहाँ लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये रहे बीच वाले पे 2 लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर। तो इस लोन पेयर रिपल्शन से क्या हुआ है, जब रिपल्शन होती है ना तो बॉन्ड कमजोर होता है, और जब बॉन्ड कमजोर होगा तो हुआ ये होगा, जब ये मिले होंगे तो बॉन्डिंग बना होगा। अब चूंकि बॉन्ड कमजोर हो रहा है तो बॉन्डिंग थोड़ी हाई एनर्जी पे जाएगा, अगर बॉन्डिंग हाई पे गया तो पक्की बात है एंटी बॉन्डिंग नीचे उतराया होगा। तो हम कह सकते हैं इसकी वजह से क्या हुआ है, इसका जो ल्यूमो है क्या हो गया है, वो लो लाइंग हो गया, तो नीचे उतराया है।
जब ल्यूमो नीचे उतरा है इसकी वजह से आराम से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इसी वजह से कहते हैं ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ओजोन एक डाइपोलर स्पीसीज है, दिखाई दे, पर आपको डाइपोलर है तो ऐसा लग रहा है प्लस माइनस दोनों है, नहीं, ये सिर्फ लेगा क्योंकि इसके अंदर का जो ल्यूमो है वो लो लाइंग है, लो एनर्जी पे। चलिए आगे चलते हैं। क्या और भी मॉलिक्यूल्स हैं? बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें 7वें टाइप के, उसमें कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे Hg। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी के खाली बड़े होते हैं। इसमें मरकरी ऑक्साइड भी है, मरकरी एसिटेट है, मरकरी क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, तो इनके पास हाई एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। देखिए इसका भी और कुछ, बिल्कुल, हम जितने भी पेरोक्साइड्स होते हैं उनको अगर लें, उनके अंदर भी जैसे H2O2 ले लीजिए आप, या आप RCO3S ले लीजिए, या आप MCPBA ले लीजिए। व्हाट इज MCPBA? मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसे बोलते हैं हम मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। देखिए, तो इसको देख के आप सोचेंगे यार सर यहाँ पर किस हिसाब से आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बिल्कुल, यहाँ भी वही प्रॉब्लम हो रही है जो पीछे हुई थी। क्या? लोन पेयर रिपल्शन। देखिए क्या हो रहा है, तो जहां भी लोन पेयर रिपल्शन होगी, पक्की बात है उनका ल्यूमो नीचे उतरेगा, क्योंकि जब रिपल्शन होगी तो फिर बॉन्ड कमजोर हुआ होगा, बॉन्ड कमजोर हुआ होगा तो उसका जो बॉन्डिंग है वो हाई एनर्जी पे गया होगा, तो एंटी बॉन्डिंग नीचे उतरा होगा ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में रहे। इसकी वजह से इनका ल्यूमो नीचे उतरा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई है। तो क्या रीजन दोगे आप, ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? वाई दे आर इलेक्ट्रोफाइल? तो क्या बात बोले हम, बिकॉज ऑफ लो लाइंग ल्यूमोज, क्योंकि इनके जो ल्यूमो है वो कैसे हैं, वो लो लाइंग है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम बेसिकली जानते तो हैं कि ये रिएक्शन हो रही है, पर हम ये नहीं जानते रिएक्शन क्यों हो रही है। अगर आप ये जान जाएं कि रिएक्शन क्यों हो रही है तो आपका एकदम जो है समझना एकदम क्लियर रहेगा, और कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ कहाँ रिएक्शन करानी है, कहाँ रिएक्शन नहीं करानी है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम कब कब आपका जो है इसके अंदर कैसे कैसे इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, क्या क्या बनता है, वो सब थोड़ा सा हम जान लें। इलेक्ट्रोफाइल्स और भी हैं वो हम देखते जाएंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं सबसे पहले कि इंटरमीडिएट्स, एल्कीन की वो रिएक्शंस इन विच कार्बोकैटाइंस आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। कुछ ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहे हैं एज इंटरमीडिएट, हम उनको देखने वाले हैं। वो कौन सी रिएक्शन है? तो होता ही है कि जैसे आपके पास एल्कीन है और आपने यहाँ कोई एसिड डाल दिया HX, तो होगा क्या, HX इसका सोर्स है, H+ का सोर्स है। अब आपको ये मालूम है पीछे से कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, कौन सा इफेक्ट है ये, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। आप थोड़ा समझ लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट आप जानते ही, जैसे पुश पड़ रही है 2 मिथाइल की तो शिफ्टिंग ऐसे होगी, ठीक है, H+ पे, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहे हैं, तो आपको लग सकता है सर ये तो H+ पे जा रहे हैं, नहीं भाई ये H+ पे नहीं जा रहे हैं। आप एक बार समझ लीजिए, बार बार मैं इस बात को नहीं बोलूंगा, है ना, एक बार आप समझ गए तो आपके दिमाग में रहेगा अच्छा ये क्या क्या होने वाला है। एक्चुअल में जब ये बॉन्ड बना होगा तो एक बॉन्डिंग बना होगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग बना होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग भरे हुए हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ हो रहे हैं, कहाँ पे, HX के ल्यूमो में ट्रांसफर हुए हैं, समझ लीजिए आप, HX के ल्यूमो में। तो ल्यूमो में जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, 2 - 2/2 तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, नहीं है। कोई अगर आपसे पूछता है इंटरनली क्या हुआ है, इंटरनली एल्कीन के होमो से हाइड्रोजन हैलाइड के ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, जिससे वो वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो चलिए ये ट्रांसफर हुआ, X यहाँ से निकल गया तो नेगेटिव पे तो लग गया H, और यहाँ पर फॉर्म हो गया आपका कार्बोकैटाइन। अब कार्बोकैटाइन की टेंडेंसी है, क्या टेंडेंसी है, उसको बड़ा मन करता है कि मैं अगर प्राइमरी हूँ तो अगर मौका मिले तो मैं 2 डिग्री बन जाऊँ,
मैं 2 हूँ तो मैं 3 बन जाऊँ। तो अगर मेरे पास कुछ स्ट्रेन है तो मैं स्ट्रेन जो है उसको रिलीज कर दूँ। तो मैं कहाँ कहाँ, इसे बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन कब कब होगा, कैसे कैसे होगा। तो देखो, अगर आपको लगता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, उसको अगर मौका मिला तो पक्की बात है वो क्या बनेगा, वो 2 डिग्री बनेगा। मौका तो मिले। हाँ, अगर 2 डिग्री है, उसका मन किया, बिल्कुल वो 3 डिग्री बनेगा, बिल्कुल 3 डिग्री बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई 1 डिग्री है और वो डायरेक्ट 3 डिग्री बनना चाहे, बिल्कुल बने, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल। पर वो, हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि वो 1 डिग्री है और फिर से वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ही बन रहा है, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। फायदा क्या हुआ, पहले भी 1 थे, आप बाद में भी 1 ही हो गए। आप ऐसे रीअरेंजमेंट नहीं करोगे, क्योंकि मॉलिक्यूल नहीं करेगा तो आप पढ़ोगे भी नहीं उसे। ठीक है। ऐसे ही आपको लगता है कोई 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और वो फिर से 2 डिग्री हो गया, तब भी ये रिएक्शन नहीं होने वाली है, आप समझ लीजिए इस बात का। सिमिलरली 3 डिग्री भी 3 डिग्री नहीं होगा। अच्छा, क्या 1 डिग्री हो सकता है, बिल्कुल 1 डिग्री हो सकता है। कंडीशन अप्लाइड कब, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में वापस जा सकता है, कंडीशन कि पहले रेजोनेंस ना हो, इन अगले वाले में रेजोनेंस हो गया हो। मतलब पहला जो कार्बोकेटाइन था वो रेजोनेंस ना रखता हो और अगले में रेजोनेंस हो रहा हो, तो पक्की बात है रीअरेंजमेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लगता है कोई पहले 2 डिग्री है, वो फिर से 2 डिग्री हो सकता है। कंडीशन अप्लाइड कि पहले रेजोनेंस ना हो और अगले स्टेप में रेजोनेंस हो गया हो। सिमिलरली 3 डिग्री के साथ भी है, तो पहले रेजोनेंस ना हो और अगले स्टेप में रेजोनेंस हो रहा हो, तो ये ड्राइविंग फोर्स होता है रेजोनेंस, जो कि हमने पीछे वाले लेक्चर में कवर किया है। ठीक है। तो ऐसे केस में रिएक्शन आगे भागती है। लेकिन आप सोच रहे हो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा यार, तो पहले भी नहीं हो रहा था, बाद में भी नहीं हो रहा, तो आप ऐसे रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। इस तरह के रीअरेंजमेंट नहीं होते हैं। 2 वाला 2 नहीं बनेगा, 3 वाला 3 नहीं बनेगा, ऐसे रीअरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेंगे। और कुछ बिल्कुल और चीजें भी होती हैं। क्या क्या, यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर आपको लगता है 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसे केस में रिंग में रहता है दबाव, एंगल स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, अगर आपसे देखो तो sp3 है, एंगल चाहता है कि मैं 109 हो जाऊं, और आपने इसको जाम किया हुआ 60 डिग्री पे, ये खुलना चाहती है रिंग। ऐसे केस में इस तरह का रीअरेंजमेंट देखा गया कि 3 छोड़ के पॉजिटिव हो, 3 मेंबर रिंग, एक छोड़ के अगले कार्बन पॉजिटिव हो तो रिंग खुल जाती है। रिंग अगर खुल गई तो रिंग खुल जाएगी, तो ऐसा दिखाई देगा आपको। कमी कहाँ गई, ये वाला बॉन्ड टूटा है ना, कमी पीछे की तरफ आ गई, 3 से 4 बन जाएगी। ऐसे ही हो सकता है 4 छोड़ के पॉजिटिव हो, ऐसे केस में ये रिंग खुल के 4 से 5 हो सकती है, रिंग खुल के 4 से 5 हो सकती है, बिल्कुल। सिमिलरली अगर आपको लगता है 5 छोड़ के पॉजिटिव है, तो वो 5 से 6 हो सकती है, ये लीजिए, बिल्कुल देखने को मिलता है कि 5 से 6 हो सकती है। तो इस तरह के जो है रीअरेंजमेंट होते हैं। हाँ, ये काफी तेज होते हैं। अगर कभी लड़ाई हो रही हो कि रिंग खुले कि यहाँ पर कोई ग्रुप माइग्रेट हो, तो आप ध्यान रखिए, रिंग का खुलना, रिंग एक्सपेंशन हमेशा डोमिनेटिंग होता है। रिंग एक्सपेंशन हमेशा डोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर, ग्रुप के माइग्रेशन के ऊपर। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, रिंग का खुलना डोमिनेट कर जाता है ग्रुप के माइग्रेशन के ऊपर। ठीक है। तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कदम कदम पे आपको ध्यान रखना होगा इसका कि हमें क्या करना है। ठीक है। ये सब कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। और ऐसा, हाँ, एक केस ऐसा भी है जिसमें हमेशा रीअरेंजमेंट होगा। वो कैसा केस है, अगर आपको लगता है अगर आपको लगता है 3 छोड़ के पॉजिटिव है, 4 छोड़ के पॉजिटिव है, 5 छोड़ के पॉजिटिव है, 6 छोड़कर पॉजिटिव है, 7 छोड़कर पॉजिटिव है, 8 छोड़कर पॉजिटिव है, 9 छोड़ के पॉजिटिव है, 10 छोड़ के पॉजिटिव है, कितना भी लंबा कर दीजिए आप, ऐसे केस में रिंग खुलेगी खुलेगी, कंडीशन अप्लाइड। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे केस में जिस कार्बन पे प्लस लगा हुआ है उसी वाले उसके एडिशन कार्बन पे एक ऐसी स्पीसीज लगा रखी है, इस पे लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर है, यहाँ पर भी कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, यहाँ पर भी कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ऐसे केस में रिंग खुलेगी खुलेगी। और रिंग खुलेगी तो क्या, रिंग कई बार पिचक भी गई है इसके चक्कर में। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रही है ये भाई, चीज समझ में आ रहा है। 3, 4 और 5 वाला, तो ये 6 और 7 को क्या है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि ये भाई खुलना चाह रही है, ये तो ऐसे स्टेबल है। 6 मेंबर्ड
रिंग स्टेबल मानी जाती हैं क्योंकि इसमें स्ट्रेन नहीं होता। लेकिन फिर ये क्यों खुल रही हैं? यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ इनको मिल रही है, वो क्या है देखिए जरा, वो क्या है। यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है, जैसे 6 मेंबर रिंग है और यहाँ प्लस है, लोन पेयर है, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ क्यों गया भाई? यहाँ ये इसलिए गया, ये लोन पेयर है। ये जो कार्बोकेटायन है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, तो अगला कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है कुछ ज़्यादा ही स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? जरा देखिए क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो ये रेजोनेंस जो होता है ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, लास्ट वीडियो में हमने कवर भी किया था, आप ध्यान रखें। रेजोनेंस से बहुत सहारा मिलता है मॉलिक्यूल को, इसी वजह से रिंग खुल जा रही है, ठीक है। तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, रिंग एक्सपैंड भी हो सकती है, अगर आपको लगता है अगले स्टेप में रेजोनेंस हो रहा है और पीछे रेजोनेंस नहीं था, पक्की बात है भाई, कुछ भी हो सकता है। फिर तो फिर आप ये नहीं देखेंगे रिंग का ऐसा हो गया वैसा हो गया, और रेजोनेंस सब पे भारी है, ठीक है। तो वाले केस मैंने एक्सपेंशन के एक कॉन्ट्रैक्शन का भी दिखाता हूँ, कई बार रिंग पिचक भी गई है सिर्फ उस रेजोनेंस की वजह से। जैसे ये अगर इस कार्बोटाइन को देखो तो ये टर्शरी कार्बोटाइन है जो कि काफ़ी स्टेबल माना जाता है, हम टर्शरी कार्बोटाइन को काफ़ी अच्छा मानते हैं। तो ऐसे केस में देखा ये गया कि यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कोई भी ले लीजिए आप, ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, बात तो एक ही है। ये बॉन्ड यहाँ से टूट के यहाँ आ गया है, ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो कार्बोटाइन अगला फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये यहाँ आया तो कमी कहाँ गई? कमी आपकी इस जगह पे आ गई, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर नीचे आ गया ना, तो यहाँ पर देखिए पीछे वाला कार्बोटाइन टर्शरी था, लेकिन ये वाला जो कार्बोटाइन है वो तो बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोटाइन है, मतलब वो वाला कार्बोटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोटाइन है और बहुत दमदार चीज़ है रेजोनेंस, जो बहुत सहारा देती है। तो यहाँ देखिए रिंग 6 से 5 हो गई। अब देखने में बुरी लग सकती है आपको, लगती रहे बुरी, मॉलिक्यूल को आ रहा है मज़ा, वो तो इसी फॉर्म में रहेगा। आपको चाहे कुछ भी लगे, मॉलिक्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपनी स्टेबिलिटी से मतलब है। इस तरह की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी और ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये होंगे कहाँ? अब बात यह है कि ये सारी बातें आप कहाँ करेंगे? तो हम ये सारी बातें वहीं करेंगे जहाँ पर भी कार्बोटाइन फॉर्म होगा। अब ये कार्बोकेटाइन कहाँ फॉर्म होगा? कार्बोकेटाइन फॉर्म जो फॉर्मेशन वाली जो रिएक्शंस है उसमें मोस्टली देखा गया है एल्कीन में अगर आप H+ डालते हैं, अब चाहे वो HCl हो, HBr हो, HI हो, H3O+ हो, H2SO4, ऐसे केस में हमेशा कार्बोकेटाइन बनेंगे। कार्बोकेटाइन की टेंडेंसी है रीअरेंजमेंट करने की, ठीक है। तो वापस से मैं आता हूँ पीछे वाली स्लाइड पे, यहाँ पर ये बनाया था हमने, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, H+ पे अटैक करा दिया, X यहाँ से जा चुका है, X यहाँ से भाग चुका है, ठीक है। अब ये कार्बोटाइन का मन करेगा, कैसा कार्बोटाइन है ये कितने कार्बन से लगा हुआ है? 2 कार्बन से, ये 2 डिग्री कार्बोटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अभी बताया था मैंने, क्या 2 डिग्री 3 डिग्री बन सकता है? उसका मन करेगा बिल्कुल बन सकता है, तो बनेगा। मतलब यहाँ एक एच रहा होगा, ये एच उड़ के यहाँ पहुंचेगा और ये 2 डिग्री से 3 डिग्री बन जाएगा। ये लीजिए बहुत अच्छा बन गया ये। हाँ, अब 3 से भी अच्छा कुछ हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ कुछ 3 से अच्छा दिखाई दे रहा हो आपको। 3 बेस्ट है, यहाँ ये रुका रहेगा। तो ये जो स्टेप था इसमें अटैक हुआ है, ये स्टेप काफ़ी स्लो माना जाता है और यही आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाता है। हाँ, अब जब अटैक होगा अगले स्टेप में, ये एक्स बीकर में घूम रहा है ना, एक्स यहाँ अटैक जैसे करेगा ये बड़ा फास्ट होता है, बहुत तेजी से अटैक होगा इस पर, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका प्रोडक्ट है। इस तरह की रिएक्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, काफ़ी एग्जाम्स में आती हैं। और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हमने ये डाला HBr और वो बोले बताइए आप क्या होगा, तो शिफ्टिंग आपको पता है पीछे वाला ग्रुप देने वाला है, तो शिफ्टिंग ऐसे होगी, शिफ्टिंग ऐसी रहेगी, ये H+ पे अटैक हो जाएगा, Br यहाँ से निकल जाएगा। एक्चुअल में H+ पे अटैक नहीं हुआ है, बार बार बता रहा हूँ, कहाँ अटैक हुआ है? इसके ल्यूम पे अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये टूट जाएगा बॉन्ड, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव पे कौन लग गया? H+ कहाँ गया? इस जगह पे। अब इसका मन करेगा क्या मैं 2 से 3 हो सकता हूँ? हाँ बिल्कुल हो सकता है, यहाँ एक H रहा होगा, ये H उड़ के यहाँ पहुंचेगा और ये बनेगा 2 से 3। अब जरा ध्यान से देखिए, आप 4 छोड़ के पॉजिटिव आए, अब रिंग खुलेगी, रिंग एक्सपेंड कर जाएगी, वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पहुंच गया, कमी कहाँ गई? इस जगह पे। थोड़ा आप इसको ढंग से बना लीजिए, 5, इसका मन फिर करेगा अभी मैं 2 डिग्री हूँ, मैं फिर 3 बन जाता हूँ,
यहाँ पर दो ग्रुप है, कोई भी उड़ सकता है, तो ये उड़ जाएगा। क्यों, ये क्यों उड़ा, क्योंकि यहाँ उड़ने से फायदा ये होगा कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा मिलेंगे इसे। जैसे उड़ के यहाँ है ये, यहाँ प्लस आ गया। यहाँ पर कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, 3 एच ऊपर, 3 एच ऊपर, 2 नीचे और 1 यहाँ, तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन और टोटल मिला दोगे तो 7 हो जाएंगे वैसे स्ट्रक्चर्स तो, पर हाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है ये। अच्छा, अगर मैं इथाइल को माइग्रेट करता हूँ तो शायद एक कम मिलता है आपको, ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। यहीं पर आके आपके कौन इतनी से कौन वेट कर रहा है, बी आर वेट कर रहा है, बी यहाँ पर अटैक कर देगा, बी आर आपका यहाँ अटैक कर देगा। ये इसका फाइनल मेजर आंसर है, थोड़ा वो वाला ही बनेगा जिसमें इथाइल माइग्रेट हुआ है, मेजर है भाई। तरह क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के अगर क्वेश्चन देखें तो आप इसमें रीअरेंजमेंट जरूर करें, जब तक हो सकता है तब तक मॉलिक्यूल करेगा। हाँ, जब लगेगा कि अब इससे अच्छा नहीं हो सकता तो वहीं आके रुक जाएगा। इतने में बी आर जो है बड़ी तेजी से, ये स्टेप बड़ा फास्ट रहता है, तो ये अटैक बोल। नेक्स्ट आते हैं हम इसी में, कहाँ कहाँ इस तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है। देखिए, अगर आपके पास एल्कीन है, इसमें आप एच एक्स डालते हो, एच एक्स में क्या क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ें अगर आप ऐड करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव पे तो लग गया H, प्लस में लग गया आपका X। इस तरह के एडिशन को आप बोलते हो मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ, आप इसे मार्कोनिकॉफ, मतलब ऐसे केस में पहले जो डेफिनेशन थी उसमें ये था कि H वहाँ जाएंगे जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो H वहीं तो गया है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है वहीं पर H लगा है। लेकिन अब कुछ किताबें इसको अब थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दिया इन्होंने, वो ये कहते हैं कि एक्स वहाँ जाएंगे जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो बात तो एक ही है, एक्स वहीं लग रहा है जहाँ कम हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ एक्स लग गया है, मार्कोनिकॉफ। तो कहने की बात है, आप अंदर का जो है मैटर वो समझिए, यहाँ हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं और उसका अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट भी होगा। तो HCl HBr HI आप एडिशन करा सकते हो। इसके अलावा अगर हम इस एल्कीन में सिमिलरली पानी डाल दें तो रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि पानी भी रिच है और एल्कीन भी रिच है, रिएक्ट नहीं करते हैं। पर हाँ, अगर आप एसिडिक मीडियम में पानी ले लो, ये H प्लस है, ये तो डेफिशिएंट है, एल्कीन रिच है, अब अटैक हो जाएगा। पहले एल्कीन जैसी अटैक करेगी H पे, नेगेटिव पे लग जाएगा H, यहाँ प्लस आ जाएगा, इसका मन करेगा मैं रीरेंज होता हूँ, रीरेंज नहीं हो पाएगा तो फिर वहीं पर आगे OH फॉर्म अटैक कर जाएगा। यहाँ पर OH लग जाएगा। तो सिमिलरली वही जैसे HX ऐड हुआ था वैसे ही पानी भी ऐड हो सकता है, पर ध्यान रखना है आपको, ये रिएक्शन तभी होगी जब यहाँ पर आपके पास H प्लस होगा। बिना H प्लस के ये रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि दोनों रिच हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं कर पाएंगे। ये भी मार्कोनिकॉफ सी एडिशन है, इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा अगर उसे मौका मिलेगा। जैसे यहाँ बेस्ट कार्बोटाइन था, ये ऑलरेडी ये 3 से और अच्छा नहीं हो सकता, तो ये रिएक्शन नहीं रुकी हुई है, आगे नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कुछ केस ऐसे भी देखे गए हैं जिसे कहते हैं हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होता है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके पास एक कार्बोकेटाइन है और इसके बगल वाले पे कहीं पर भी कोई हेलोजन है, या फिर यहाँ पर आपके पास O माइनस है, N माइनस है, OAC है, फिनाइल है, मरकरी है, सल्फर है, सेलेनियम है, ठीक है, इस तरह के ग्रुप अगर आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर, हेलोजन्स, O, नाइट्रोजन, OAC, फिनाइल, मरकरी, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, इस तरह के जो स्पीसीज होती है इनके लोन पे तो होते ही हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी भूख को शांत कर सकते हैं बाई नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। मतलब पड़ोसी के पास लोन पेड़ थे, इसमें कमी थी, इसने दे दिए। हाँ, जो जा रहा है और जो दे रहा है एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, मतलब जाने वाला तो मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, पर यहाँ कोई ना कोई तो रहा होगा ना जो चला गया है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ग्रुप रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप है ब्रोमीन, यहाँ पर भी है ब्रोमीन, मान लो ये ब्रोमीन चला गया किसी तरीके से, यहाँ प्लस आ गया, तो ये NGP तभी कर सकता है दोनों एंटी हो। यहाँ ब्रोमीन की जगह आप चाहो तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ ब्रोमीन या कुछ और ग्रुप ले लो, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया OTS, यहाँ पर हम ले लेते हैं OTS ग्रुप। जैसे हमने यहाँ OTS ग्रुप लिया तो आगे हम जो है
OTS ग्रुप लेते हैं, अगर OTS ग्रुप और ब्रोमीन दोनों एंटी हैं एक दूसरे के, तभी ये NGP कर सकते हैं, अदरवाइज ये NGP नहीं करेंगे। NGP की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है लिविंग ग्रुप और देने वाला ग्रुप दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। तो ये सारे केसेस हैं जहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, हर जगह ये नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन लें अगर हम, कि मेरे पास है एल्कीन, एल्कीन में मैंने डाला Br2, Br2 तो एल्कीन में शिफ्टिंग ऐसे रही होगी कि ल्यूमो में गए होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा, तो नेगेटिव पे तो लग गया Br, यहाँ आ गया प्लस। ब्रोमीन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए ब्रोमीन क्या कर सकता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करके इसकी कमी को दूर कर देगा, इसकी कमी को दूर कर देगा ये। पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो इंट्रैक्शन जो है वो कैसा है, ये है आपका ये जो लोन पेयर है ये कैसे हैं 4s, और ये जो कार्बन है ये कैसा है 2p। 4s और 2p का जो इंट्रैक्शन है वो अच्छा नहीं माना जाता है। जब इंट्रैक्शन अच्छा नहीं है तो क्या होगा, तो ये जो NGP हुई है ये लूज रहेगी, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये लूज रही होगी, इस जगह पे ये जो बनी है ये लूज ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी। अच्छा लूज होगी तो उससे क्या होगा, लूज होने से क्या होगा, ये दरवाजा बंद नहीं हुआ है ना, NGP ढंग से नहीं हुई है, तो ये यहीं से खुलेगा। कोई न्यूक्लियोफाइल अगर आया, जैसे न्यूक्लियोफाइल यहाँ कौन है, कौन भागा है निकल के यहाँ से, Br भागा है, ये Br आएगा यहाँ से खोल देगा। अच्छा यहाँ से आप नहीं आ सकते, आपको ऊपर से आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नीचे से तो ब्रोमीन ने लोन पेयर दे रखे हैं, तो उल्टे ये दोनों जुड़ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपको बीच में ऐसा दिखाई देगा, ब्रोमीन ने अपने लोन पेयर दे दिए, इस पर कमी आ गई है, और Br माने से आगे इस पर अटैक करके इसे खोल दिया है। यहाँ पर ये दोनों का एंटी एडिशन हो गया है, दोनों ब्रोमीन जो है वो एंटी लग गए हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में कार्बोकटाइन का रीएजमेंट नहीं होता है, क्योंकि कार्बोकटाइन के रीएजमेंट के लिए कार्बोकटाइन का बनना जरूरी है। यहाँ कार्बोकटाइन तो बना ही नहीं, वो कार्बोकटाइन तुरंत ब्रोमीन के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो इस केस में हम कार्बोकटाइन रीएजमेंट नहीं करेंगे। तो कार्बोकटाइन रीएजमेंट हम सिर्फ तभी करेंगे जब भी आपके पास एसिड्स होंगे, प्रोटिक एसिड्स HX वगैरह टाइप के होंगे, तभी आप रीएजमेंट करोगे, अदरवाइज आप NGP करोगे, तो एंटी एडिशन हो सकता है। तो यहाँ से कभी क्वेश्चन आता है तो आप सीधे से ले सकते हो कि आपके पास एल्कीन है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन आयनाइज हो जाता है, तो ये एंटी लग जाएंगे। ये वेज और डैश है, ठीक है, वेज डैश का मतलब यहाँ पर ये मतलब है खाली वेज और डैश का, ये बता रहा है ये वाला जो बॉन्ड है हमारी तरफ टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर है, और ये जो बॉन्ड है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, ये आपकी तरफ, ये आपसे, ठीक है, डैश। तो वेज और डैश, वेज मतलब तुम्हारी तरफ आता हो, डैश मतलब तुमसे दूर जाता हो, इस तरीके से। उसके बाद और कहाँ कहाँ ऐसा देखने को मिलता है, तो एक रिएक्शन और है, अगर हम एल्कीन में मर्क्यूरेशन कराएं Hg OAC और OAC शिफ्टिंग, अगेन ये हाई एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल में होगी, जैसे ही मरकरी में आया ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक्चुअल में तो ल्यूमो में ही आया होगा, ठीक है, समझने के लिए कह सकते हैं हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स में आया है, बार बार बता रहा हूँ मैं, वो ल्यूमो में ही जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो ल्यूमो से ये वाला बॉन्ड टूट गया होगा, तो नेगेटिव पे तो लग गया मरकरी, एक OAC जा चुका है, यहाँ पर है कमी, मरकरी पे है इलेक्ट्रॉन्स, उसने थोड़ी देर के लिए रास्ता बंद कर दिया। अगेन वही प्रॉब्लम, यहाँ पर फिफ्थ शेल और सेकंड शेल का इंडक्शन पुअर रहा होगा, ठीक है, तो ये फिर ये जहाँ से बंद हुआ है ढंग से बंद हुआ ही नहीं है, तो यहीं से खुलेगा। अगर आप डाल दीजिए यहाँ पर वाटर या अल्कोहल डाल दीजिए, चलो आपके ऊपर आप क्या डालना चाहते हो, मैंने अल्कोहल ले लिया है, खुद न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से आएगा, नीचे से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ मरकरी ने रास्ता बंद किया हुआ है, यहीं से ये खुल जाएगी, क्या आ जाएगा HgOAC, यहाँ पर आ गया आपका OR, वो पे प्लस आ जाएगा, बाद में वो H से खींच के न्यूट्रल हो जाएगा, OR लग जाएगा। अब इसको मरकरी जो चिपक गई इसको हटाना होगा, हम क्या डाल देते हैं इसमें, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, इसका सोर्स है ये H- का, ये जाता है मरकरी के ऑर्बिटल में लगने के लिए, तो यहाँ लग जाता है HgOAC, और यहीं पे कौन लग गया हाइड्राइड, और यहाँ लगा हुआ है आपका OR, मरकरी पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज। अब एक मैकेनिज्म होता है, इसका नाम है रिडक्टिव एलिमिनेशन। जब भी कभी
थोड़ा यहाँ बता दूँ, किसी मेटल से यहाँ पर एक H हो और यहाँ एक R हो, ये दोनों अगल बगल में होंगे तो ये इंटरेक्ट करते हैं और ये यहाँ से निकल जाते हैं, इसका नाम है रिडक्टिव एलिमिनेशन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन का टॉपिक है। यहाँ भी सेम आप ध्यान से देखो, ये H और ये R ये आपस में पास आ गए, यहाँ से टूट के अलग हो जाएंगे। यहाँ है OR, यहाँ पे लग गया आपका H, तो H तो यहाँ पहले से थे ही, ये आपका प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। मर्कुरेशन मरकरी का लगना और डीमर्कुरेशन मरकरी का निकलना। मरकरी पहले लगी है, बाद में वो निकल गई है। ये एक रिएक्शन थी, इसमें भी एनजीपी हुई है, इसमें भी जो पानी जुड़ता है वो एंटी जुड़ता है। पीछे जो था ब्रोमीन जो जुड़े थे वो भी एंटी जुड़े थे, कुछ एंटी बोलते हैं कुछ एंटाई बोलते हैं, क्या बोल रहे हो पर आपको पता होना चाहिए कि वो अपोजिट जुड़ रहे हैं एक दूसरे, ठीक है। और इसके में अगर हम देखें एक रिएक्शन और है, एल्कीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं RCO3H से, तो बेसिकली अगर RCO3H लेते हो आप या कोई और पेरोक्साइड लेते हो ये वाला, या आप MCPB लेते हो, ये सारी जो पेरोक्साइड्स हैं ये आप कह सकते हो मोटा मोटा, हालांकि रीजन तो उसका लो लाइंग ल्यूमो है, पर अगर आप इसको OH प्लस का सोर्स कहते हैं तो गलत बात नहीं है, आप कह सकते हो ये OH प्लस का सोर्स है, ठीक है। H2O2 के संग OH माइनस भी होता है यहाँ पर, तो ये OH प्लस का सोर्स है, तो पक्की बात है एल्कीन रिच है, ये डेफिशिएंट है, सीधी सीधी इस पे अटैक कर देगा। शिफ्टिंग कैसे होगी, कैसे पड़ रहा है ना, ऐसे पड़ रहा है ना, तो शिफ्टिंग आगे की तरफ रहेगी इस पाई बॉन्ड की, ये OH प्लस पे अटैक कर देगा। हालांकि ऐसे अटैक नहीं हुआ, ये ट्रिक है एक, लेकिन वही बताता हूँ मैं। नेगेटिव पे कौन लग गया, OH, यहाँ आ गया प्लस, और ये क्या कर देगा यहाँ NGP, जैसे NGP होगी ये रास्ता इस बार ढंग से बंद होगा कि दोनों ऑर्बिटल जो है वो सेकंड शेल के हैं, सेकंड शेल अच्छी ओवरलैपिंग हुई है, और ऑक्सीजन इससे खींच के न्यूट्रल हो जाएगा, ऑक्सी बन जाएगी। मतलब एल्कीन में अगर आप पेरोक्साइड डालते हो तो पक्की बात है वहाँ पर इपॉक्सी फॉर्म होती है। इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या रहता है, ठीक है, ये तो शिफ्ट ट्रिक हो गई कि OH प्लस का सोर्स है। रियल में क्या हुआ है आप थोड़ा ये बताए, तो रियल में ये हुआ है कि ऐसा होता है, जैसे मैं लूँ RCO3H, RCOOH ये है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन से ये वाला बॉन्ड काफ़ी कमज़ोर हो गया है, ये टूटेगा तो ये खींचेगा अपनी तरफ क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है OAC। एल्कीन जो है वो क्या करती है, ऐसे शिफ्ट आगे की तरफ हो रहा है तो अटैक करती है यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। नेगेटिव पे कौन लग गया, OH, कौन भागा निकल गया यहाँ से, RCOO माइनस, RCOO माइनस निकल के भागा है, प्लस कहाँ गया यहाँ पे, इस पे लोन पेयर है, ये NGP कर सकता है, ये माइनस इसके H को निकाल देता है, एपॉक्सी बन जाती है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा हुआ है, ऐसे सेम यहाँ भी होगा H2O2 के साथ, ऐसे ही MCPB के साथ होगा, सबके मैकेनिज्म सेम ही है, बस हल्का हल्का अंतर है रिएजेंट्स के अंदर, बाकी सब में पेरोक्सी लिंकेज है, सब में एपॉक्सी फॉर्म होगी, ये वाली बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें रिएक्शन, इसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या करते हैं हम एल्कीन लेते हैं और इसमें लेते हैं BH, मान लो मैंने लिया BHR2, हमें ये मालूम होना चाहिए बोरॉन और हाइड्रोजन में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, हाइड्रोजन है। तो कैसे ब्रेक करेंगे इसे, हम इसे ब्रेक करेंगे BR, इस पे रहेगा डेल्टा माइनस और इस पे रहेगा डेल्टा पॉजिटिव। हालांकि बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एल्कीन भागेगी बोरॉन की तरफ, शिफ्टिंग आपको मालूम ही ऐसे ही रहनी है। बोरॉन का चेहरा रहेगा इस कोने पे, क्योंकि नेगेटिव यहाँ आ रहा है, हल्का हल्का प्लस यहाँ आ रहा है। बोरॉन के वैकेंट P में, जैसे ये वाला बॉन्ड H इससे इंटरेक्ट करेगा और नेगेटिव वाला बोरॉन के वैकेंट P के साथ इंटरेक्ट करेगा। आपको दूर से ऐसा दिखाई देगा जैसे कि यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती जा रही है, नेगेटिव बोरॉन से लगेगा, बोरॉन के बॉन्ड तो 3 ही होने, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बोरॉन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता ना, न्यूट्रल होना है उसे, यहाँ कौन लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, क्योंकि एक रिंग बनी है बीच में 4 मेंबर, तो ये कैसे रहेंगे थिन, ये जो एडिशन होगा H का और बोरॉन का वो कैसा होता है, इसमें थिन एडिशन रहता है, H और बोरॉन का एडिशन थिन रहेगा, सेम साइड रहेगा। अब इस बोरॉन को आपको हटाना भी है, तो आप क्या डालते हो उसमें H2O2 और OH माइनस, तो बोरॉन हट जाता है, बोरॉन की जगह पे OH लग जाता है। तो अगर मैं बात करूं ट्रिक की, तो ट्रिक ये कहती है, अभी पीछे ही बताया था मैंने कि ये किसका सोर्स है, ये OH पॉजिटिव का सोर्स है। बोरॉन के पास क्या है, सेकंड ऑर्बिटल है, OH यहाँ अटैक करेगा, बोरॉन का काम खत्म भाई, तुमने बाहर से आ गए इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड की इसको जरूरत नहीं है। और इस नेगेटिव पे ये ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने के बाद इस नेगेटिव पे कौन अटैक कर देगा, OH पॉजिटिव, प्लस पे कौन लग चुका है H, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा
H और OH। तो ये मैकेनिज्म नहीं था, ये ट्रिक थी। अब थोड़ी बात करते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो जुड़ते कैसे हैं, ये सिन जुड़ते हैं। ये ध्यान रखना है, इसमें जो एडिशन होता है H और OH का, ये होता है सिन। मार्कोनिकॉफ हुआ है एंटी मार्कोनिक, इस बार हाइड्रोजन उल्टा आ गया है, वहां आ गया जहाँ कम हाइड्रोजन थे, इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसको आप बोलोगे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, सिन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, सिन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है, चलो इसका मैकेनिज्म क्या है फिर। मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पर एक्चुअल में ये नहीं हो रहा होता जो मैंने लिख दिया है, तो बस जल्दी करने के लिए आपको बताया था। एक्चुअल में ये रहता है, यहाँ लग चुका है H, यहाँ होता है बोरोन, बोरोन पे लगे थे 2 R, इस पे था वैकेंट P, ये बेस इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो ये बन जाएगा HOO माइनस, ये माइनस अटैक करेगा इसके वैकेंट P में, जैसे ही वैकेंट P में अटैक होगा तो बोरोन का काम आ गया ना, बोरोन में OOH। अब यहाँ पर हो रही है प्रॉब्लम वही सेम, लोन पेयर रिपल्शन। अब इस और यहाँ नेगेटिव है तो इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, ये बॉन्ड तो गया, ये वाला बॉन्ड जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन बोन और बोरोन का जो बॉन्ड है वो स्लाइड करता है ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ से खसक के यहाँ आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड में आने करेक्टर आने लगता है हल्का हल्का, तो ये यहाँ आता है और ये OH यहाँ से, वो कमजोर हो रखा था बॉन्ड, OH यहाँ से भाग गया निकल के, क्या बन गया ये O, B से लगे हुए 2 R, OH यहाँ से जा ही चुका है, H यहाँ लगाई हुआ है। अब जो OH माइनस गया है वो इसके वैकेंट P में अटैक करता है, इसका काम पूरा, ये छोड़ के बाहर, बोरोन पे तो हो गई ना वैलेंसी 3, बाहर से OH आ गया, जरूरत नहीं है इसकी, तो ये छोड़ के चला गया, उस पे लग जाता है वर्क पानी का। इस तरीके से ये O माइनस पे H लग गया। ठीक है, ऐसे करके सिन एडिशन हुआ है, रियल मैकेनिज्म का ये है। तो आप कह सकते हैं ट्रिक के रूप में, आप कह सकते हैं कि H2O और OH माइनस OH प्लस का सोर्स है, दोनों सेम साइड आएंगे, पर रियल में आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से इसमें माइग्रेशन हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन थी इसमें। इसी में इसके अलावा फिर और रिएक्शंस भी हैं, जिसमें जैसे हम लें एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं अगर हम ओजोन के साथ, तो आपका बनता है ओजोनाइड। तो ओजोन जो होती है वो होती है डाइपोलर स्पीसीज, अभी बताया था हमने लो लाइन ल्यूमो रीजन, तो यहाँ पर ये डाइपोलर स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी, शिफ्टिंग आगे की तरफ हुई है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये इस पे अटैक कर जाएगा, ये इस पे अटैक कर जाएगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ रिंग बन जाएगी और ये तुरंत रीअरेंज होगी, है ना, कहते हैं मोलोनेजाइट, अब बनेगी प्राइमरी ओजोनाइट। ये अपने आप को रीअरेंज करती है कुछ इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो है सीवियर लोन पेयर रिपल्शन, तो इसे मिनिमाइज करना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के लिए इस फॉर्म में चली जाती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन है, देखिए तो झेलना बड़ा मुश्किल है, अपने आप को रीअरेंज करती है। किस तरीके से इसका भी पूरा मैकेनिज्म है ना, कैसे रीअरेंज। अब यहाँ पर कम से कम लोन पेयर रिपल्शन कुछ तो कम हुई, उसके बाद हम इसको ब्रेक करने के लिए डालते हैं इसमें डाइमिथाइल सल्फाइड, तो जो सल्फर होता है वो अटैक करता है। अब कहाँ ये किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, हमें ऐसा लग रहा है कि ये ऑक्सीजन को दे रहा है, नहीं, ये इस वाले ये वाला बॉन्ड काफी कमजोर है लोन पेयर रिपल्शन से, तो ये दे रहा है इसके ल्यूमो में, लो लाइंग ल्यूमो में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, तो ये तैयारी बैठा है टूटने के लिए, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा। ये वाली फॉर्म को जैसे हो जाती है, डबल बॉन्ड अलग, फॉर्मल्डिहाइड अलग और DMSO वाला हिस्सा अलग, इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। आप इसको ट्रिक के रूप में भी कर सकते हो, जैसे ये तो पूरा मैकेनिज्म हुआ, हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। कभी कोई रिएक्शन आ रही है और यहाँ पर वो बोलता है कि आपने ओजोन लिया और सेकंड स्टेप में आपने Me2S डाला, सीधा सीधा आप इसको माला बनाइए। रियल मैकेनिज्म इसका इस तरीके से होता है जैसे मैंने किया है, आप इसको ऐसे तोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को कौन ले गया, इसको कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले आता है। हमेशा डाइमिथाइल सल्फाइड डालेंगे ऐसा नहीं है, इसके अलावा आप और भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हो, निकेल S2 डाल सकते हो, PR3 डाल सकते हो, ठीक है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल सकते हो। तो आप इसे ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा, यहाँ पर एक एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ओजोन की अगर रिएक्शंस की बात करें तो ओजोन के पीछे आपने क्या डाला है ये दर्शाएगा आपका कि आगे क्या बनने वाला है। जैसे अगर मेरे पास एक एल्कीन है और मैंने यहाँ ओजोन लिया है और ओजोन के बाद सेकंड स्टेप में डाला है Me2S, तो क्या होगा, इसी में अगर मैंने ओजोन लिया है
और ओजोन के बाद डाला है मैंने H2O2, तो क्या होगा? अगर मैंने ओजोन लिया है और ओजोन के बाद डाला है NaBH4, तो क्या होगा? तो NaBH4 आप सभी लोग जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है, H2O2 आप सब जानते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड को एसिड तक लेके जाएगा, तो NaBH4 इसका रिडक्शन कर देगा, यहाँ एल्कोहल बन जाएगा। Me2S इसको सिंपली तोड़ता है, बस एल्डिहाइड पे छोड़ देगा। H2O2 इसका ओवर ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका ओवर ऑक्सीडेशन कर देगा इस तरीके से। तो हमें इसका ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपने ओजोन के बाद क्या डाला है, वो डिसाइड करेगा कि अगले स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम देखें आप इसमें एल्किन की रिएक्शंस सेम, एक और रिएजेंट है जो कि बहुत डेफिशिएंट है, वो है KMnO4। KMnO4 या फिर इसे कहते हैं, ये जो KMnO4 लेते हैं कोल्ड KMnO4, या फिर हम इसकी जगह ले सकते हैं OSO4। दोनों सेम मैकेनिज्म, दोनों को सेम ही है ऑलमोस्ट। इससे क्या बनता है? इससे बनता है सिस डायोल। इसे सिस डायोल बोलते हैं, पेयर स्ट्रेस भी बोला जाता है इसको, पेयर रिएजेंट। जो पर्पल कलर है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, MnO4 जो होता है वो MnO2 बन जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। पहले जो होता है वो टेंस पर्पल होता है। तो ये कैसे हो गया, क्या मैकेनिज्म है? तो इसका मैकेनिज्म इस तरह से रहता है, KMnO4 MnO4 ऐसा रहता है, Mn यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो +7 में है। एल्कीन एकदम भागती है इसकी तरफ अटैक करने के लिए, शिफ्टिंग ऐसे, ये इसको देती है इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर जैसे प्लस आएगा उस पर अपने लोन पर दे देगा, तो आपको दिखाई देगा यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। यहाँ पर क्या बन गया? एक ट्रांजिशन स्टेट, आपको ऐसे दिखाई देगा, प्लस आ गया, ये खींचेगा, तो आपको इस तरह से तरीके से। बाद में आप चाहो तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पानी डाल दीजिए आप, पानी इसको यहाँ से ब्रेक कर देता है, इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा, ठीक है। और ये वाली जो फॉर्म से दोनों आपकी, क्योंकि एक रिंग बनी है तो दोनों एच की स्टीरियो सेम रही होगी, ये आपका इस डाल में कन्वर्ट हो जाएगा और Mn आपका MnO2 बन जाएगा। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम OSO4 के साथ होगा। OSO4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा रहता है, सेम इसी तरीके से करना है। उसमें बस ये होता है कि OSO4 के बाद हमें यहाँ NaHSO3 डालना पड़ता है, ठीक है, सेक्शन को आगे ले जाने के लिए। बाकी होना वही है ना। कोल्ड कीजिए, कई बार डाइल्यूट KMnO4 डाल देते हैं हम, ये पे आप डाइल्यूट KMnO4 भी डाल सकते हो। सिमिलरली कुछ रिएक्शन ऐसी देखी गई है, जैसे एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन अगर आप कराते हो